हाँ, ग्रेफाइट क्या, वो तो कंडक्टर है, ये है जो नॉन मेटल ऐसा है जो कंडक्टर है ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन। चलो आगे देखो। हाँ तो ऑर्डर लिखो इसका, बताओ। मोलर कंडक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी, उसकी CsCl की। उसके बाद बताओ RbCl। उसके बाद इसके नीचे सब क्या लिख देना, ये सब एक्वस हैं। अच्छा उसके बाद बताओ कौन होगा, KCl एक्वस। उसके बाद कौन होगा, NaCl एक्वस। उसके बाद कौन होगा, LiCl कैसा, एक्वस। ठीक है, तो यहीं पे फार्मूला क्या लिखा, हाइड्रेटेड साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल मेस, है ना, और हाइड्रेटेड साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी ये भी लिख लो वही फार्मूला, कभी कभी आयनिक मोबिलिटी पे फार्मूला आ जाता है। एक तीसरा फार्मूला बनाओ, लेकिन सब फार्मूले अलग अलग होने चाहिए बेटा। लिखो, 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 हाइड्रेटेड साइज और एक्वस साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आयनिक मोबिलिटी। हाइड्रेटेड साइज जितना बड़ा होगा, है ना, उसकी आयनिक मोबिलिटी उतनी कम होगी। अच्छा बताओ, फर्स्ट ए में सबसे बड़ी हाइड्रेटेड साइज किसकी होगी, Li की होगी ना, और इसकी आयनिक मोबिलिटी अपने ग्रुप में सबसे कम होगी। और सीजियम का हाइड्रेटेड साइज सबसे छोटा होगा और उसकी आयनिक मोबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। और आयन की मोबिलिटी जितनी ज्यादा, मोलर कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा। है ना, क्लियर है? ये तीन फार्मूले आपने बना लिए। जैसे ऐसे समझो, एक परिवार में 5-6 लोग हैं, एक सबसे छोटा वाला बच्चा Li, उससे बड़ा वाला कौन, सोडियम Na+, और सबसे बड़ा कौन, सीजियम। ये मान लो कै भाई हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, 5 भाई हैं। कै भाई, 5 भाई। बहुत ध्यान से समझो कहानी। पांचों भाई पानी लेने गए, पांचों भाई पानी लेने गए, मान लो तालाब से भरने गए पानी, पुरानी कहानी है, ठीक है। और लिथियम अपनी औकात से ज्यादा पानी लाद लिया अपने ऊपर। ऐसे समझो, 10-10 लीटर पानी सब लादे, 10-10 लीटर पानी सब लादे, ऐसा मानो। तो सबसे बड़ा वाला भाई कौन सा, जो सबसे बड़ा था, सीजियम, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ता है ना। तो सबसे छोटा लिथियम, सबसे बड़ा सीजियम। सीजियम 10 लीटर लादा, लिथियम भी 10 लीटर लादा, सोडियम भी 10 लीटर, पोटेशियम, रुबिडियम सबने 10-10 लीटर लादा। अब बारी आई चलने की, आयनिक मोबिलिटी। अब ये आयन चलेगा, है ना। तो सीजियम तो बढ़िया ठुमक ठुमक के चल रहा था, है ना, आराम से बढ़िया चल रहा था इत्मीनान से। और लिथियम चल ही नहीं पा रहा था। नहीं समझे? क्योंकि ये आयन कैटायन छोटा था और इसका हाइड्रेटेड साइज हो गया बड़ा, इसलिए अपनी जगह से मूव नहीं कर पा रहा। और कौन चलेगा बढ़िया ठुमक ठुमक के, सीजियम। क्यों? वो तो बड़ा था ना, वो तो बड़ा था साइज में, और उसके ऊपर पानी लाद लिया है। और देखो, साइज के रिस्पेक्ट में कौन पानी ज्यादा लादा, लिथियम। और साइज के रिस्पेक्ट में कौन कम लादा, सीजियम। सीजियम बड़ा था तो ज्यादा पानी लादना था, लिथियम छोटा था तो इसे कम पानी लादना था। लेकिन मामला होता है उल्टा। अच्छा अब तो सवाल यूं ही लग जाएगा, है ना। अब इतनी कहानी सुना दी है तो फार्मूले अब क्या मायने रखते हैं, क्लियर है? चलेगा आगे लिखो। अगली एक सुंदर सी हेडिंग डालो, इसी बात पे तहलका मचाते हुए लिखो। दूसरा कॉक किस पे डिपेंड कर रहा था, बहुत बढ़िया, टेम्परेचर। दूसरी हेडिंग डालो, टेम्परेचर। बोलो टम, बोलो कम, बोलो टम, बोलो कम। तो टेम्परेट जो होता है रीजन, वो हमेशा लो टेम्परेचर वाला होता है। और ट्रॉपिकल कैसा होता है, हाई टेम्परेचर। तो टम बोले तो कम नहीं, तो टेम्परेट रीजन क्या होता है, लो टेम्परेचर रीजन, नहीं होता क्या? और ट्रॉपिकल कैसा होता है, हाई। तो देखो हाई लो ऐसे याद हो गया, टम बोले तो कम, है कि नहीं? चलेगा आगे देखो, लिखो भैया। हाँ लिखो,
on increasing temperature, on increasing temperature, on increasing temperature, all the three that is mass increases, that is mass increases. अब देखो वही जुगाड़ लिख लो, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मेस बढ़ेगा, सवाल समाप्त हुआ। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मेस बढ़ेगा। अच्छा बताओ कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर दैट इज डाइल्यूशन। लिखो 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 ऑन डाइल्यूशन, लिखो ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन दैट इज एडिशन ऑफ वाटर, मोलर कंडक्टिविटी, उसी में लिखो, आगे लिखो उसी मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, इंक्रीजेस। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, डाइल्यूशन करने से मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ती है, तो कंसंट्रेट करने से ये दोनों घटेंगे। ये समझ में आ रहा? हमने डाइल्यूशन के आधार पे पढ़ाया है। बताओ डाइल्यूशन करने से क्या होगा? मोलर कंडक्टिविटी और आयनिक कंडक्टिविटी क्या होगी? बढ़ेगी। तो कंसंट्रेट करने से ये दोनों घटेंगे। चलो अगला लिखो, लिखो मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, नई लाइन से लिखो, इसी के अंदर लिखो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट गिवन टेम्परेचर, at given temperature is maximum at infinite dilution, is maximum at infinite dilution। ये बात समझ में आई है ना? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अच्छा एक बात बताओ, जैसे वॉल्यूम को हमने क्या कर दिया है? इनफाइनाइट। वॉल्यूम को हमने क्या कर दिया है? इनफाइनाइट। या इसी को ये नहीं बोल सकते हैं, कंसंट्रेशन को क्या कर दिया है? जीरो। डाइल्यूशन इनफाइनाइट का मतलब कंसंट्रेशन जीरो। ये दोनों बातें बोल दी। यदि हम देखो बेटा, जब वॉल्यूम V था, कंसंट्रेशन C था, तो उस वक्त में ये था, है ना? और जब हमने वॉल्यूम को इनफाइनाइट कर दिया या कंसंट्रेशन को जीरो कर दिया, तो यही ये हो गया या ये हो गया। ये भाषा समझ में आई? क्लियर है? तो इसको लिख लो कहीं सजा के। बहुत टेक्निकल नहीं है, अपने हिसाब से समझ लो। जब वॉल्यूम और कंसंट्रेशन लिमिटेड हो तो मोलर कंडक्टिविटी को डेल्टा एम से लिखेंगे, और जब हमने डाइल्यूशन इनफाइनाइट कर दिया या कंसंट्रेशन जीरो कर दी, उस वक्त हमारा लेमडा एम क्या बन जाएगा? लेमडा एम नॉट या तो लेमडा एम इनफाइनाइट। क्लियर है? समझ में आ रहा? चलो आगे लिखो। हाँ बहुत बढ़िया, लिखो जल्दी से, एक हेडिंग डालो, लिखो लिखो मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, हेडिंग हो गई। अब हमको मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जाननी है। इसके नीचे लिखो, लिखो लिखो मोलर आर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी
लिखो मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के नीचे अंडरलाइन कर दो, ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन, mainly due to increase of ionic mobility, फुल स्टॉप। अब इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं, ऐसे समझो, जैसे मान लो, लिख लो चो पहले, जैसे ऐसे समझो, जैसे तुम कहीं शादी में गए, है ना, ये डांस फ्लोर है छोटा सा, है ना, जैसे कहीं तुम वैसी शादी में गए जहां पे लिमिटेड जगह है, तो ये छोटा सा क्या होता है, डांस फ्लोर है, और इसी पे सब दैत्य क्या होते हैं, सब दैत्य इसी पे सवार होके डांस करते हैं। क्लियर है। और मान लो गांव की शादी है, देसी शादी, वहां ये सब नहीं होता है, समझ रहे हो, तो वहां का डांस फ्लोर बहुत बड़ा होता है, अकॉर्डिंग टू अपने आप, जितना चाहो उतना डांस फ्लोर है ना। क्लियर है, आप समझो। अब यहां लोग डांस कर रहे हैं, तो कुछ के पूरी तरीके से ठुमके नहीं निकल पा रहे हैं यहां पे, क्योंकि लिमिटेड जगह है। यहां पे बढ़िया नागिन डांस होता है, हाँ, समझ रहे हो, और कपड़े दूसरे पहने हो मान लो तो नहीं, समझ रहे हो, यहाँ पे नागिन डांस और अच्छा होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ठुमके अच्छे से निकलते हैं। अच्छा देखो दोनों में अंतर क्या है, समझो ऐसे, जैसे मान लो 1 लीटर पानी में हमने 250 ग्राम चीनी मिलाई, क्लियर है, शरबत बन गया, तो इसका मतलब क्या है, 250 ग्राम चीनी 1 लीटर में मौजूद है। क्लियर है। अब हमने चीनी को 250 ग्राम ही रखा, लेकिन पानी को हमने बहुत बढ़ा दिया। क्लियर है। तो पहले पर ml सॉल्यूट के कम पार्टिकल थे, पर ml ज्यादा थे, है ना। अब पर ml पानी में इसके पार्टिकल कम होंगे। अच्छा, जब कम होंगे तो लहरा के चल पाएंगे, नहीं समझ रहे हो। जैसे 1 ml में एकदम खूब सारे पार्टिकल हो सॉल्यूट के, तो उनका मूवमेंट अच्छा नहीं होगा। और अब समझो उतने ही 1 ml पानी में अब आयनों की संख्या कम हो जाए, तो उनकी आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाएगी। क्लियर है। अब जरा वहां पढ़ो, वहां लिखा है हम जब डाइल्यूशन करेंगे तो वहां क्या होगा, आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगी, मेनली ड्यू टू किसके कारण, डाइल्यूशन करने से क्या हुआ, पर ml आयनों की संख्या घटी, बट उनकी आयनिक मोबिलिटी बढ़ी। तो उनके लिए ये वाला डांस फ्लोर हो गया, अब जो ये था अब वो ये हो गया, अब बढ़िया उनके ठुमके निकलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कहानी थी। नीचे लिखो एक, फिर इसके अंदर एक छोटी सी सुंदर हेडिंग बनाओ, इसी पॉइंट के अंदर छोटी सी हेडिंग बनाओ, लिखो एक आपके यहां एक ग्राफ है वो खिंचवा दें, बहुत ही लाजवाब बात है। लिखो वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, lambda m, variation of molar conductivity that is lambda m with concentration for strong electrolyte is given by लिखो Debye-Hückel इक्वेशन, एनसीईआरटी में इक्वेशन तो दिया है, बट इक्वेशन का नाम नहीं दिया है। क्लियर है। तो Debye-Hückel इक्वेशन क्या है,
नीचे लिखो लेमडा एम इक्वल टू लेमडा एम नॉट माइनस ए सी की पावर 1/2। ये आपके एनसीईआरटी का है ना। बट आपके यहां ये दिया है, बट इसका नाम नहीं दिया कि क्वेश्चन का नाम क्या है। ये क्या नाम है इसका? डिबाई हकेल। अच्छा एक बात बताओ बेटा, क्या हम इसको ऐसे लिख दें तो क्या आपको खराब लगेगा कुछ? बताओ। चाहे रूट सी लिख दो, चाहे उसका पावर 1/2 लिख दो, दोनों बातें सेम है। लिखो लिखो ग्राफ बिटवीन, लिखो ग्राफ बिटवीन लेमडा एम, ग्राफ बिटवीन लेमडा एम एंड कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन। अब इसके नीचे लिखो, इसी ग्राफ में देखो बहुत सुंदर सा ग्राफ बनाया है आपके एनसीईआरटी ने। ये देखो, ये वाला ग्राफ बनवा रहा हूं, ये कुछ समझ में आ रहा है? ये वाला ग्राफ, ठीक है। लिखो इसके नीचे एक हेडिंग डालो, जो ये वाली हेडिंग है, यही एग्जैक्टली आपको हेडिंग डालनी है। लिखो इसी ग्राफ के नीचे लिखो जो हमने लिखाया। ग्राफ किसके किसके बीच में बनने है? किसके बीच में? लेमडा एम और कंसंट्रेशन। अब कौन से इलेक्ट्रोलाइट के बनना है इसके लिए लिखो, लिखो मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस वीएस लिख दो। वर्सेस क्या लिखोगे पूरा? वीएस, मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन यहां कितनी है? C1/2। यहां कंसंट्रेशन कितनी है? C1/2 या रूट सी लिख लो, है ना। फॉर एसिटिक एसिड, फॉर एसिटिक एसिड, फॉर एसिटिक एसिड। अच्छा एसिटिक एसिड के ब्रैकेट में क्या लिखना चाहिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट। लिखो ब्रैकेट में वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड पोटेशियम क्लोराइड। क्या लिखना चाहिए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, KCl, दैट इज क्या है ब्रैकेट में लिखो? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन। अच्छा सारे बच्चे इस फार्मूले पे आ जाएंगे। दिस इज द फार्मूला। अब जरा ध्यान से समझो, ये डिबाई हकेल इक्वेशन है। अब हम लोग इसमें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लगाएंगे। क्या होता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन? y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सी, प्लस भी हो सकता माइनस भी हो सकता। तो हम ये वाली इक्वेशन लगाने जा रहे हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सी। यही तो होता है स्ट्रेट लाइन का। अच्छा इसको हम कहां रखेंगे? y पे। अच्छा इसको कहां रखेंगे? x पे। अच्छा बताओ, जो x के साथ दूसरा बंदा छिपा होता वही क्या होता? m, तभी तो बनेगा mx। अच्छा ये क्या है? यही है आपका c। तो फार्मूला बैठ गया mx, क्या हो गया? y बराबर mx और प्लस c। अच्छा एक बात बताओ, जो आपका c है इंटरसेप्ट, क्या है? इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट कैसा है? पॉजिटिव, है ना, प्लस c, है ना। देखो यहां पे प्लस ही तो लगा है। अच्छा आपका स्लोप m क्या है? स्लोप कैसा है? निगेटिव। अच्छा स्लोप निगेटिव बताता है कि थीटा ग्रेटर देन 90 होगा, हाँ या ना? ये तो पढ़ाई होगा, पढ़ा है। ये थीटा ग्रेटर देन 90 होगा तो स्लोप क्या होगा? निगेटिव। और थीटा लेस देन 90 होगा तो स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव। ये नहीं आता है तो याद कर लो। क्लियर है? ठीक है चलो। अच्छा ये तो क्या है? ये तो हमारी एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। अच्छा ये इतना समझ गए। अब इसी समझने वाली बात को हम लोग ग्राफ में उतारने जा रहे हैं। दिस इज द ग्राफ, ये ग्राफ है। यहां पे हमने क्या रखा है और यहां हमने क्या रखा है? बताओ बेटा। कंसंट्रेशन। अच्छा चाहे इसको हम रूट सी लिख दें, एक ही बात तो है। और वाई एक्सिस में हमने क्या रखा है? देखो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन क्या रखा है? लेमडा एम, मोलर कंडक्टिविटी। यहां क्या रखा? कंसंट्रेशन। अच्छा एक बात बताओ, अब बहुत ध्यान से समझना। देखो दो ग्राफ हम आपको एक साथ खिंचवा रहे हैं,
क्लियर है? अब बहुत ध्यान से समझिएगा, ये है KCl के लिए और ये ग्राफ है किसके लिए? CH3COOH के लिए। पहले इतना बनाओ फिर हम बताएं, इसकी कहानी समझाएं। ये देखो सारे बच्चे, वो ध्यान से देखोगे तो ये देखो ये ग्राफ है, ध्यान से देखो, जिसको दिख रहा हो। दिखा? दिखा ये ग्राफ? हाँ। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा ये हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना? ये कैसा है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये हमारा कैसा है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इतना कंफर्म हो गया? अब जरा ध्यान से समझो। अच्छा जब हम यहां से यहां आ रहे हैं तो मोलर कंडक्टिविटी घट रही है और कंसंट्रेशन बढ़ रहा है ना? ये किसके लिए देखा हमने ये ग्राफ? वीक के लिए। इसमें देखो मोलर कंडक्टिविटी धीरे धीरे नीचे आ रही है लेकिन कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ रही है। बेटा कंसंट्रेशन बढ़ रही है, किस एक्सिस से नीचे आ रहा? वाई से, तो वाई वाला घट रहा, एक्स वाला तो बढ़ ही रहा। क्या समझे? इसका मतलब ये समझा, क्या समझा? कि मोलर कंडक्टिविटी चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट की हो, कंसंट्रेशन बढ़ाने से दोनों घटती हैं, दोनों के लिए घटती हैं, है ना? इस फार्मूले से हमने क्या, इस ग्राफ से हमने क्या सीखा, है ना? तो नीचे लिखो ग्राफ के आगे से, ग्राफ को देख के हमारे मन में क्या ख्याल आया कि ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेज फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। लिखो लिखो ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन, ऑन इंक्रीजिंग, है ना, कंसंट्रेशन, ऊपर वाले ग्राफ को देख के मन में क्या ख्याल है? लिखो ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ strong electrolyte as well as weak electrolyte decreases। क्या ये ग्राफ से ये समझ में आया? बताओ बेटा, ये तगड़ा सवाल है, ये समझ में आ रहा है? अच्छा अब हमने कहा, इस सवाल को हमने इससे पूछा, ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन molar conductivity of strong electrolyte as well as weak electrolyte both are increases। तो इसके नीचे लिखो दूसरी भाषा में, लिखो दूसरी भाषा में, लिखो ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, ऊपर वाले के कंसंट्रेशन के नीचे अंडरलाइन करो और नीचे वाले के डाइल्यूशन के नीचे अंडरलाइन करो, क्योंकि जानते हो क्या होता है, यही बात नहीं समझ में आती है और फिर तुमको एक सेंटेंस गलत लगता है। समझ में आ रहा? लिखो ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट as well as weak electrolyte increases। दोनों सेंटेंसों को अलग रखना, दोनों को दो गोलम बंद करो, एक के कंसंट्रेशन को हाईलाइट करो और एक के डाइल्यूशन को हाईलाइट करो, एक में डिक्रीज को हाईलाइट करो, एक में इंक्रीज को हाईलाइट करो। क्लियर है? अब आपसे चाहे कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में बात करें चाहे डाइल्यूशन के रिस्पेक्ट में बात करें, दोनों के हिसाब से बात सही। क्लियर है? नीचे लिखो। अच्छा यहां पे ए क्या है? ए बताओ, स्लोप। अच्छा स्लोप को निगेटिव पहचानेंगे कैसे? हाँ कोई बात नहीं, कहीं पे भी आप एक x के पैरेलल टेंजेंट खींच दो। किसके पैरेलल? x के। अच्छा देखो ये हमने x के पैरेलल एक टेंजेंट खींचा, देखो इसके पैरेलल एक हमने लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, ऐसे ड्रॉ कर दी कि नहीं कर दी? और इसी पे खड़े हो जाओ, एंटी क्लॉकवाइज चलो।
कहां चलो, एंटी क्लॉकवाइज। तो कितना आप चले गए, ग्रेटर देन 90 हो गया कि नहीं? तो बताओ स्लोप क्या हो गया? ये देखो, ये तुम्हें फिजिक्स से मालूम होनी चाहिए बात है। हमेशा एक्स एक्सिस पे खड़े हो और हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलो। क्लियर है? जो डिग्री आ रही उसी हिसाब से स्लोप डिसाइड होता है। क्लियर है? ये समझ में आ गई बात? चलो आगे देखो, चाहे इस पे टेंजेंट खींच लेना चाहे इस पे खींच लेना, दोनों पे बात सेम है, क्योंकि दोनों का ही कंसंट्रेशन के साथ डिक्रीज हो रहा है। चलो आगे लिखो, चलो आगे लिखो भैया, लिखो ए, लिखो ए, ए के आगे लिखो कांस्टेंट। अच्छा ऐसे लिखो, वैल्यू ऑफ, फिर से लिखो, लिखो लिखो वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए, ऐसे लिखो वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए फॉर अ गिवन सॉल्वेंट, वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए फॉर अ गिवन सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर, for given solvent and temperature depends on type of electrolyte, depends on the type of electrolyte, type of electrolyte। अच्छा देखो, हम तुम्हें एक जुगाड़ बताते हैं। जैसे देखो NaC, वहीं नीचे एक एग्जांपल लिखो, लिखो NaCl, लिखो NaCl CaCl2, है ना? अच्छा NaCl किस में टूटेगा, एक कैटायन में और एक एनायन में, तो इसके ऊपर +1 चार्ज आएगा, इसके ऊपर -1, तो ये वैल्यू होंगे। इलेक्ट्रोलाइट दूसरा बदला, इसके ऊपर कितना चार्ज है, +2, और इसके ऊपर चार्ज कितना है, -1। एक कैटायन का चार्ज और एक एनायन का चार्ज लिया जाता है यहां पे, है ना? अच्छा बताओ MgCl2 के लिए कैटायन और एनायन की वैल्यू क्या होगी, +2 और -1, है ना? -1 के दो लोग हैं। ये टोटल एनसीईआरटी चल रहा लाइन बाई लाइन, और 3 ही एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी में। ठीक है? अच्छा बताओ MgSO4 के लिए, MgSO4 के लिए Mg का +2 और SO4 का भी -2, क्योंकि एक SO4 पे कितना चार्ज है, -2, तो लिखो MgSO4, यहां पे लिखो MgSO4। क्या लिखोगे MgSO4 में, Mg पे ऊपर कितना चार्ज, +2, और कॉमा SO4 के ऊपर -2, तो यहां का क्या होगा? और हर ये आयन के लिए, ये तो कांस्टेंट होता पहले जानते हो। क्लियर है? चलो आगे लिखो, लिख लो लिख लो, अगली हेडिंग डालो, छोटी सी हेडिंग, हेडिंग के बराबर तो कुछ है ही नहीं उसमें, लिखो। अच्छा डिबाई हकेल रूल, ये हमने पढ़ा था, देखो डिबाई हकेल रूल, देखो फार्मूला ही बता रहा है उस चीज को। अच्छा बताओ डिबाई हकेल रूल में हमने क्या सीखा, बताओ? वॉल्यूम बढ़ाएंगे कंसंट्रेशन घटेगा, है ना? वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन घटेगा। अच्छा बताओ कंसंट्रेशन घटेगा तो बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, क्या होगा? इसको एक गोले में बंद कर लो, नहीं मतलब ये डिबाई हकेल के सामने जाके बंद कर लो जाके। हाँ, डिबाई हकेल के लिए ये लिखवाया है। सी का मतलब कंसंट्रेशन ही होता है ना? हाँ लिखिएगा भैया, छोटी सी एक और लाइन है, लिखो एक छोटी सी हेडिंग डालो तो मजा आ जाएगा, लिखो, लिखो मोलर कंडक्टिविटी और OR आयनिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और आयनिक कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अभी तक किसके लिए पढ़ रहे थे,
स्ट्रॉन्ग के लिए, और स्ट्रॉन्ग में ही हमने वीक भी आपको पढ़ा दिया। अरे ग्राफ में दोनों दिखा दिए ना, है ना। चलो तो नीचे लिखो, इसके नीचे, अरे वही जो ऊपर पढ़ाया वही हेडिंग में बता देते हैं, बस बात खत्म। लिखो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट increases on dilution, increases on dilution. Molar conductivity or equivalent conductivity for weak electrolyte increases on dilution because के आगे डैश लगा के छोड़ो, because number 1 number of ion increases, because number of ions increases. नंबर 2 ठुमके निकल रहे हैं बेधड़क, इसका मतलब आयनिक मोबिलिटी बहुत बढ़िया है। लिखो आयनिक मोबिलिटी ऑफ आयन इंक्रीजेस, आयनिक मोबिलिटी ऑफ आयन इंक्रीजेस, आयनिक मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीजेस। ठीक है। अच्छा अब सिर्फ इसके लिए एक ग्राफ बना लो। देखो अब तुम कुछ एक काम ना करो, ऐसे करो, देखो बहुत ध्यान से समझो। ये हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ बना रहे हैं, ये हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ बना रहे हैं, ये हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बना रहे हैं। बताओ कैसा रहा? बढ़िया है। सारे चित्र एक ही जगह देख लो। अच्छा देखो सब में बनेगा इन्हीं के बीच में। अच्छा ये कौन से इक्वेशन के हिसाब से चल रहा है? डी बाई हकेल। ठीक है। अच्छा देखो यहां स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हमने एग्जांपल कौन सा लिया था? KCl। क्यों बेटा? यहां पे वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमने कौन सा एग्जांपल ले रखा है? CH3COOH लिया है ना। तो अब जरा ध्यान से समझो। अब देखो क्या ये वाला ग्राफ नहीं था KCl का? क्या ये ग्राफ नहीं था CH3COOH का? इसको ऐसे लहरा देना। और क्या दोनों का ग्राफ ये नहीं था? बस खत्म सवाल। ठीक है। अब हमने अलग अलग कर लिए सबके ग्राफ, और उसमें हमने दोनों कर लिए, जबकि वो वाला हमने पहले पढ़ाया। लेकिन अलग अलग देख लो, मान लो ऐसा वैसा नहीं आता, इनमें से कोई आ जाता, कहते यही छोड़े हैं, बाकी जो नहीं आना था वही पढ़ाए हैं। हाँ बच्चे तो कुछ भी सोच सकता है। अब एक सुंदर सी हेडिंग डालो। नहीं मतलब अब पार्ट बी शुरू। ठीक, पार्ट बी। अब अगली क्लास में हम क्या शुरू कर लेंगे?